अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता सेठ बनवारी लाल की किराने की दुकान थी। सेठ बनवारी लाल बहुत कंजूस थे, यहाँ तक कि सारे लोग उन्हें कंजूस सेठ के नाम से पुकारते थे। एक दिन उनकी पत्नी, हमें अपनी बेटी शोभा के लिए कोई रिश्ता देखना चाहिए, उसका कॉलेज खत्म हो गया है। अरे हाँ हाँ, हो जाएगी शादी, क्या जल्दी है। सेठ बनवारी लाल हिसाब किताब लगाते, पर जैसे ही शादी का खर्चा देखते उनका मन दुविधाग्रस्त हो जाता। इतना खर्च हो जाएगा शादी में? धीरे धीरे शोभा की उम्र 22 साल हो गई, पर बनवारी लाल ने उसके रिश्ते की कहीं बात नहीं चलाई। कुसुम अपने पति के व्यवहार से बड़ी दुखी थी। एक दिन उसके घर से दरवाजे पर एक भिखारी आया। कुछ खाने को दे दो बेटी, बहुत भूखा हूँ। अरे आगे जाओ, यहाँ कोई भीख भीख नहीं मिलेगी। शोभा बाहर ही बैठी थी। उसे उसके पिता का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाबा, आप बैठो, मैं आपके लिए रोटी लाती हूँ। मेरे घर से एक अनाज भी नहीं जाएगा। मैं सारे दिन खटता हूँ, तब जाकर पैसे मिलते हैं। पापा, मैं अपने हिस्से की रोटी बाबा को खिलाऊंगी, खुद नहीं खाऊंगी। उसने एक थाली में भिखारी को खाना दे दिया। जीती रहो बेटी, तुम्हारी जीवन खुशियों से भरा रहे। मेरे पापा खर्च के डर से मेरी शादी ही नहीं करना चाहते हैं। मेरी खुशियों को तो वैसे ही ग्रहण लग गया है। बेटी, ये एक बीज है, इसे अपने आंगन में लगा दो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है बाबा। भिखारी के जाने के बाद शोभा ने बीज लेकर आंगन में लगा दिया और उसमें पानी डाल दिया। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसके आश्चर्य की सीमा ही न रही। आंगन में एक अमरूद का बड़ा सा पेड़ उगाया था और उस पर ढेरों अमरूद लटके थे। माँ, जल्दी आओ, ये देखो कितने सुंदर अमरूद लगे हैं। अरे, कल तक तो यहाँ कुछ भी न था, ये पेड़ कैसे आ गया? शोभा ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, एक अमरूद तोड़कर देखती हूँ। ठीक है, चलो तोड़ ले। शोभा ने एक अमरूद तोड़ा, उसको चाकू से काटा तो उसमें चमकता हुआ एक बड़ा सा बीज देखकर, माँ, ये क्या है? देखूं तो सही। अरे, ये तो सोना लग रहा है। क्या? सोना? हाँ, ये सोना ही है। कुछ और अमरूद तोड़ दो। शोभा ने 6-7 अमरूद तोड़े। सब में वैसे ही एक बड़ा सा सोने का बीज था। शोभा, ये बीज उठाकर रख देती हूँ। अपने पापा को इसके बारे में भनक भी मत लगने देना। कल उनके दुकान जाने के बाद हम सुनार के पास जाकर इनकी जांच करवाएंगे और अगर सचमुच में ये सोना ही निकला तो कुछ गहने खरीद लेंगे। ठीक है माँ, पर ये अमरूद तो खा लो। दोनों ने अमरूद खाया तो वो भी बहुत मीठा था। दूसरे दिन उन्होंने अमरूद तोड़कर उसमें से सोना निकाला और वो दोनों सेठ के जाने के बाद सुनार के पास गई। ये तो असली सोना है, बताइए, आप इसे बेचकर पैसे लेना चाहेंगे या कोई गहना? हमें सोने की चूड़ियाँ दे दीजिए। इतने सोने में तो दोनों के लिए चूड़ियाँ हो जाएंगी, दे दूं क्या? हाँ हाँ, दे दीजिए। दोनों माँ बेटी सोने की चूड़ियाँ लेकर घर आ गई। कुसुम और शोभा बार बार चूड़ियाँ पहन पहन कर देखती और खुशी से भर उठती। माँ, आज कुछ और भी अमरूद तोड़ लेते हैं, पर आपने पापा के आने से पहले ही तोड़ ली। अगर उनको पता चल गया तो उन पर भी पहरा बैठा देंगे। शोभा ने आंगन में जाकर ढेर सारे अमरूद तोड़ लिए और कुसुम से अमरूद काटकर सोने का बड़ा बीज निकाल लिया। अमरूद खाकर उनका पेट भर गया। दूसरे दिन सुनार के पास जाकर 2 गले का सेट और कानों के झुमके ले आई। 1 महीना बीत गया था। अब उनके पास बहुत सारे पैसे और गहने हो गए थे। एक दिन शोभा को रात में नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे की खिड़कियों के पास खड़ी होकर अमरूद के पेड़ की तरफ ही देख रही थी। रात को 2 बजे थे। अचानक अमरूद के पेड़ के ऊपर बहुत तेजी रोशनी हुई और 3-4 परियों का एक झुंड पेड़ के नीचे आ गया। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम इस अमरूद के वृक्ष को अपने अपने जादू से जादुई बना देंगे ताकि इस घर में रहने वाले सुख से रह सके। क्या दुख है उन्हें? इस घर का मालिक इतना कंजूस है कि खर्च के डर से अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर रहा है। सभी परियों ने अमृत के वृक्ष को आशीर्वाद दिया और आसमान में उड़ गई। शोभा खिड़की से हट गई और बिस्तर में आकर सो गई।
सुबह उसने अपनी माँ से सारी बातें बताई। दूसरे दिन शोभा जब पेड़ के नीचे अमृत तोड़ने गई। बेटी, तुमने उस दिन भिखारी को खाना खिलाकर उसका दिल जीत लिया। बहुत शीघ्र तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। शोभा पेड़ से लिपट गई। मैं आपका ये परोपकार कभी नहीं भूलूंगी। उसी दिन शाम को। अरे कुसुम, सुनो, आज मेरी दुकान पर प्रशांत नाम का एक युवक आया था। मुझे अपनी शोभा के लिए बहुत पसंद आया। ओह, आपने उससे अपनी शोभा की शादी के लिए बात की? अरे नहीं, पर मैंने उसको कल रात को घर पर खाने के लिए बुला लिया है। तुम खुद ही बात कर लेना, कुछ बढ़िया भोजन बनवा लेना और शोभा को कहना अच्छी तरह से तैयार हो जाए। शोभा ने सुना तो मुस्कुराते हुए भीतर चली गई। परियों की बात पर उसे विश्वास हो गया था। दूसरे दिन शाम को सेठ बनवारी लाल के स्थान प्रशांत को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठा। कुसुम, मेहमान को चाय नाश्ता करवाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ, अपना कॉलेज पूरा करके घर के काम सीख रही है, अभी आती होगी। शोभा को देखते ही प्रशांत ठगा सा उसको देखता रह गया। शोभा ने हाथ जोड़कर उसको नमस्ते किया। शोभा आपकी बेटी है? शोभा उसके पास ही बैठ गई। तब तक सेठ बनवारी लाल भी आ गए। आइए, बैठिए। सेठ बनवारी लाल की तो दुनिया जहां की सारी खुशियां मिल गई थी। उसने फटाफट हाँ कर दिया। प्रशांत बाबू, ये मेरी इकलौती बेटी शोभा है। हम इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढ रहे हैं। ओहो, शोभा मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो मैं शोभा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब समस्या तो यह है कि मेरी सिर्फ एक दुकान है। मैं दहेज के नाम पर कुछ भी खर्च नहीं कर सकता। आपको विवाह के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। मैं खुद इतना कमा लेता हूँ कि मुझे किसी दहेज की जरूरत नहीं है। ऊपर से मेरे माता पिता दहेज के सख्त खिलाफ हैं। सेठ बनवारी लाल की तो दुनिया जहां की सारी खुशियां मिल गई थी। उसने फटाफट हाँ कर दिया। बस ये बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे जैसे जीवन साथी पाकर शोभा की जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है उसका आनंद उठाइए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, इतनी कंजूसी करने का क्या फायदा। मैं कल ही अपने माता पिता को लेकर आपके घर आ जाऊंगा, फिर मिल बैठकर शादी की बातें भी कर लेंगे। सेठ बनवारी लाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करूंगा। मुझे क्षमा करो बेटा। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे माता पिता से मिलकर अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहता हूँ। प्रशांत के जाते ही सेठ बनवारी लाल के दिल का दौरा पड़ गया। शोभा उनको आनन फानन में अस्पताल लेकर गई। समय पर पहुंच जाने की वजह से सेठ की जान बच गई थी। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? शोभा ने अपने पिता को जादुई अमृत के बारे में सारी बातें बताई। सेठ बनवारी लाल का मुंह शर्म से झुक गया था। दूसरे दिन ही प्रशांत अपने माता पिता को लेकर आ गया और दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। अगले हफ्ते ही शादी हो गई। विदाई के समय शोभा अमृत के पेड़ के नीचे गई और मैं जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं हमेशा तुमसे मिलने आती रहूंगी। शोभा के जाने के बाद सेठ बनवारी लाल ने अपनी सारी कंजूसी छोड़ दिया। उसी दिन उसने अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और सुखपूर्वक रहने लगा। आलोक ने जब बुजुर्ग पिता केशव को लाला के खेतों में काम करते हुए देखा तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। कड़ी धूप में उनके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। बुढ़ापे की कमजोरी के कारण उनके हाथों में वो तेजी नहीं रह गई थी। आलोक से रहा न गया। बाबूजी, आप अब ये काम नहीं करेंगे। बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, तुम वही करो। मेरा काम मुझे करने दो। बेटा, पढ़ लिख लोगे तो अच्छी कमाई करके अच्छी जिंदगी जियोगे। मेरा तो जीवन ऐसे ही बीत गया। बाबूजी, अब आपकी उम्र हो गई है, मैं आपको ये मेहनत का काम नहीं करने दूंगा। इतने में लाला बोल पड़ा। अरे मुन्ना, तुम्हारा बाप ये काम नहीं करेगा तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? अब मेरी बारी है। बाबूजी ने बहुत काम कर लिया, अब इनको काम करने नहीं दूंगा। बेटा, कौन सा काम करोगे? बाबूजी, मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा।
और उसके साथ साथ दूसरी नौकरी की भी तलाश करूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारी बहन भी अभी पढ़ रही है, उसका भी खर्च उठाना होगा। बाबूजी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। उस दिन के बाद से केशव घर पर ही रहने लगे और आलोक ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। आलोक का सपना IAS ऑफिसर बनने का था, लेकिन परिस्थितियों ने उसकी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। उसके पास पढ़ने के लिए बच्चे आने लगे। अब ज्यादा से ज्यादा समय उसका पढ़ाने में ही बीतने लगा। आमदनी होने लगी। बहन सलोनी की पढ़ाई और घर का खर्च चलने लगा। भैया, घर की सारी जिम्मेदारी आपने अपने सर पर ले ली है और आपका सपना ही रह गया। सलोनी, तू तो जानती है कि बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे जिम्मेदारी निभानी ही है। इंसान का हर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन मेरी बहन का सपना जरूर पूरा होगा। सलोनी, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा। तू हिम्मत मत हारना, तुझे हर हाल में IAS बनना है। ठीक है भैया, मैं जी जान से पढ़ाई करूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटूंगी। आलोक पूरे दिन बच्चों को पढ़ाने लगा। सलोनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो BCom की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक से पास हो गई। सभी लोग बहुत खुश हुए। मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत बधाई। अब अगली मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है। UPSC की अच्छी तैयारी करनी है। हाँ भैया, अब तो कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। सलोनी बहुत ध्यान से पढ़ाई करने लगी। भाई भी अपने काम में पूरी तरह से लगा हुआ था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक एक दिन केशव के पेट में जोरों से दर्द उठा और उन्होंने बच्चों को आवाज दी। बेटा, बहुत जोरों का दर्द पेट में हो रहा है। ये दर्द बर्दाश्त नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बाबूजी, चलिए, अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सलोनी, चलो, ले चलते हैं बाबूजी को डॉक्टर के पास। मेरे पास कुछ रुपए हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? हाँ भैया, किताबें खरीदने के लिए आपने 2000 रुपए दिए थे, मैं रुपए दे रही हूँ। आलोक वो सलोनी अपने बाबूजी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने कोई दवा दी और जांच की सलाह दी। सलोनी भी बहुत डर गई थी। आलोक भी चिंतित हो रहा था। कुछ दिनों की जांच के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई, उसने सबको दुखी कर दिया। केशव के पेट में कैंसर है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा था। अब इनका इलाज चलेगा, समय लग सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? हम लोग अपना प्रयास करेंगे, आगे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। कैंसर का इलाज खर्चीला होता है। आलोक अपने पिता के शव का इलाज कराने लगा और बहुत सारे रुपए खर्च होने लगे। भैया, मैं भी कोई अपने लिए नौकरी ढूंढ लेती हूँ, बाबूजी का इलाज करना है। सलोनी, ये क्या कह रही हो? हम बाबूजी का इलाज कराएंगे, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। हाँ भैया, याद है, लेकिन आप अकेले बहुत परेशान हो जाओगे। सलोनी, परेशानी के डर से मैं तुम्हारा सपना नहीं तोड़ सकता। बाबूजी का इलाज होगा और तुम्हारी तैयारी जारी रहेगी। बाबूजी के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च होने लगा और आलोक कर्ज में डूबता चला गया। अब तो उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन लाला मौका तोड़कर आलोक से मिला और उसने आलोक की मदद करने की पेशकश की। आलोक, मैंने जब से सुना है कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम्हें मदद की जरूरत है, बोलो कितने पैसे चाहिए? लाला जी, मुझे 50,000 की जरूरत है। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वो तो मैं जानता हूँ। एक काम करो, जमानत के तौर पर ये घर गिरवी रख दो। पैसे चुकता करने पर घर के कागजात वापस दे दूंगा। लाला की नजर पहले से ही केशव के घर पर थी। वो इस घर पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहता था। उसने चालबाजी से कागजात ऐसे तैयार किए थे कि अंत में घर लाला का ही होने वाला था। आलोक ने कागजात पर दस्तखत करके रुपए ले लिए। आलोक, ये तुम्हारी बहन सलोनी क्या हमेशा पढ़ती रहती है? लाला जी, मैं IAS नहीं बन सका, लेकिन बहन को बनाना चाहता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? IAS बनना क्या बच्चों का खेल है क्या? अरे इसका विवाह कर दो, ये सब सपना छोड़ दो। लाला जी, ऐसी बातें मत करिए। हमने संकल्प किया है, उसे पूरा करके रहेंगे। देखो आलोक, आवाज नीची रख कर बात करो। मैं चलता हूँ, मेरे रुपए समय में लौटा देना।
आलोक ने अपने पिता केशव का बहुत इलाज कराया, बहुत सारे रुपए खर्च कर दिए। एक दिन केशव ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और आलोक और सलोनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों अनाथ हो गए। भैया, हम अनाथ हो गए। बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। अब मैं किसे बाबूजी कहकर बुलाऊंगी? मेरी बहना, तुम्हारा भाई जिंदा है। बाबूजी का जाने का मुझे भी बड़ा गम है, लेकिन होली के आगे हम लाचार रहते हैं। सलोनी एक दिन यूपीएससी की किताब खरीदकर गांव में आ रही थी। लाला के 2 लड़के ने उसे देखा तो हंसने लगे। बाप जिंदगी भर दूसरे घरों में नौकरी करता था, बेटी आईएएस ऑफिसर बनने चली है। किताब खरीदने से कोई आईएएस बन जाता तो सब लोग किताब ही खरीदते। भाई कर्ज में डूबा है और ये कलेक्टर बनने चली है। सलोनी को उनकी बातें तीर की तरह लगी, लेकिन वो शांत रहकर आगे बढ़ गई। सलोनी ने यूपीएससी की लिखित परीक्षा पास कर ली। मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के कक्ष में पहुंच गई। उसने सबको प्रभावित कर दिया। इंटरव्यू के बाद बहुत खुशी मन से जब वो घर लौटी तो लाला को उसके आदमी के साथ घर के सामने देखकर चौंक गई। क्या बात है भैया, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। तुम्हारा भैया क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारे भैया ने मेरा रुपए वापस नहीं किया, इसीलिए अब तुम्हारे घर पर मेरा कब्जा हो रहा है। गरीबी के कागजात देख लो, सारी चीज साफ हो जाएगी। इसमें साफ साफ इस महीने के 1 तारीख की मुद्दत थी और वो तारीख बीत गई। अब घर पर कानूनन मेरा कब्जा होना चाहिए। तुम्हारे भाई ने दस्तखत किए हैं। सलोनी जान गई कि लाला ने धोखे से भाई के दस्तखत करा लिए थे। आलोक और सलोनी को घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने पास में ही एक किराए का घर ले लिया। भैया, आप चिंता मत करिए, आपने मेरे लिए बहुत किया है। अब बस समय का इंतजार है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बहन, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हमारे भी दिन लौटेंगे। इस समय मैं कमजोर हूँ, लेकिन आने वाले समय मुझे शक्ति भी देगा। एक दिन नई सरकारी जीप आलोक के गांव में आई तो सब देखने लगे। लाला और उसके बेटे की पुरानी जीप का गांव की ही सड़क पर एक्सीडेंट हो गया था और सभी लोग वही जुटे थे। नई सरकारी जीप सड़क पर खड़ी हो गई। जीप का ड्राइवर और एक सिपाही बाहर आ गया। ये किसकी खटारा जीप है? अभी तक इसे हटाया भी नहीं गया। ये मेरा जीप है साहब। एक मिलिट्री वाली गाड़ी ठोक कर चली गई। अब तो ये स्टार्ट भी नहीं हो रही है। इसे धक्का मार कर हटाओ। जानते हो इस जीप में कौन है? एसडीएम साहिबा सलोनी सक्सेना। सलोनी सक्सेना? अरे ये तो हमारे गांव की ही बेटी है। हम सब ने इसे बड़ा लाड प्यार दिया है। सलोनी आईएएस बन गई। इतने में सलोनी गॉगल लगाकर जीप से बाहर निकल आई। ए मिस्टर, इधर आओ, सुनो। एक गांव की लड़की भी आईपीएस बन सकती है। किताब पढ़कर मेहनत करके भी आईएएस बना जा सकता है। हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। हमें माफ कर दीजिए। अरे बेटी, ये दोनों नालायक हैं, नादान हैं, इन्हें क्षमा कर दो। अरे हाँ लाला, तुमसे भी हिसाब चुकता करना है। भैया इधर आइए। एसडीएम साहिबा, घर पर चलो, कुछ नाश्ता पानी कराता हूँ। लाला का हिसाब बाद में करेंगे। भैया आपके लिए तो मैं वही नटखट सलोनी ही हूँ। लाला, वो मेरे घर के पेपर तो लाइए। लाला हाथ जोड़कर सलोनी के सामने खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा। बेटी, मेरे घर में आग लग गई थी, सारे पेपर जल गए। आपका घर पूरी तरह सुरक्षित है। ये लो चाबी। अब कब्जा नहीं करोगे? मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये गांव आपका है, हम सब आपके हैं। आज आलोक अपनी बहन को एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में देखकर फूला नहीं समा रहा था। आज सलोनी का सपना पूरा हो गया था। आलोक ने एक भाई का पूरा कर्तव्य निभाया था। उसने अपने सपने को छोड़कर बहन के सपने के संकल्प को निभाया था। इस तरह से दोनों भाई बहन का जीवन खुशियों से भर गया। बात उस समय की है जब राहुल नाम का एक कुमार अपनी जवान बेटी के साथ रहा करता था। एक बार वो बीमार हो जाता है और अपनी बेटी को मिट्टी लेने के लिए जंगल में भेजता है। राशि, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और घड़े भी बनाने हैं। पास के जमींदार ने घड़े बनाने के लिए कहा है। अगर वो समय पर नहीं पूरे हुए तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और अब तो वैसे भी पैसे की बहुत तंगी है। आप
फिक्र क्यों करते हो बाबा? मैं जंगल में जाकर मिट्टी ले आती हूँ। पर जंगल खतरे से खाली नहीं है मेरी बेटी। वहाँ बहुत सारे जानवर और जीव जंतु रहते हैं। तू उनका सामना कैसे करेगी? बापू, आप मेरी चिंता क्यों करते हो? आप यहाँ पर आराम करो। पेट पालने के लिए खतरों से तो खेलना ही होगा ना। आप यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी मिट्टी लेकर आती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जा बेटी, अब तो और कोई चारा नहीं है। मिट्टी तुझे ही लाना पड़ेगी। राशि मिट्टी लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी उसे एक शेर मिलता है और वो उसे खाने के लिए कहता है। आज तो बहुत दिनों बाद इस जंगल में मनुष्य मिला है। आज तो मेरी भूख अच्छी तरह से मिट जाएगी। जंगल के राजा शेर, तुम मुझे खाना चाहते हो तो शौक से खा लो, पर मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मटके बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। अगर उन्हें मिट्टी समय पर नहीं मिली तो वो घड़े नहीं बना पाएंगे। मुझे मिट्टी ले जाने दो, वापस आकर तुम मुझे खा लेना। तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम अपने पिता की चिंता करती हो। अपने पिता की चिंता के आगे तुमने अपना जीवन भी नहीं देखा। मैं तुम्हारी दरिया दिली से बहुत खुश हूँ। तुम जा सकती हो। राशि आगे बढ़ती है और तालाब से मिट्टी निकालने लगती है। वो मिट्टी निकाल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गुलाब पर पड़ती है, जिसे वो बस देखती ही रह जाती है। तभी एक भालू उस गुलाब की ओर झपटता है और राशि बिना कुछ सोचे समझे उस गुलाब को उस भालू से बचा लेती है। तुमने एक छोटे से गुलाब की रक्षा करने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया। तुम मुझ जैसे खूंखार भालू से भी नहीं डरी। ये गुलाब इतना सुंदर है कि ये अपनी सुंदरता से सबको मोहित करता है। अगर तुम इसको नष्ट कर देते तो प्रकृति का ये अनोखा उपहार नष्ट हो जाता। प्रकृति की तरफ तुम्हारी रुचि देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम इस गुलाब को अपने साथ ले जा सकती हो। राशि उस गुलाब और मिट्टी को लेकर उस जंगल से निकल जाती है और घर में लाकर अपने आंगन में मिट्टी और गुलाब को एक साथ रख देती है और सोने चली जाती है। रात में उस मिट्टी के सारे घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। सुबह जब वो उठकर देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। बापू बीमार होने के बावजूद भी सारे घड़ा बनाकर दोबारा सो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, जमींदार ने घड़े मांगे हैं, पर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना होता है या नहीं? अरे, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है। बापू को बुलाकर ये पौधा दिखाती हूँ। राशि राहुल को आंगन में बुलाती है और वो गुलाब का पौधा दिखाती है। राहुल को भी पौधा बहुत ही सुंदर लगता है, पर जैसे ही बीमार राहुल उस पौधे को हाथ लगाता है तो वो बहुत ही तरोताजा महसूस करता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। बेटा, तूने रात ही रात में ये घड़ा कैसे बना लिया? बापू, मैंने नहीं, आपने बनाए हैं। इस पौधे को छूते ही मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? इसका मतलब इस गुलाब की वजह से ये घड़े रातों रात बन गए हैं? सच में बापू, ये कोई जादुई गुलाब है? मतलब कि ये किसी भी रोग को ठीक कर सकता है? वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी नगर में ढिंढोरा पीटा जाता है कि राजा बहुत बीमार है। जो उनको ठीक करेगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। राशि, गुलाब के पौधों को ले जाकर राजा को दे देना। क्या पता इस गुलाब से मैं ठीक हो गया तो राजा भी ठीक हो जाए। राजा हमारा भगवान है, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। राशि उस गुलाब को लेकर राजा के पास पहुंचती है। सिपाहियों के रोके जाने पर वो बताती है कि वो राजा को ठीक कर सकती है। फिर अंदर जाकर वो जैसे ही गुलाब राजा को देती है तो राजा एकदम से स्वस्थ हो जाता है। राजा उस गुलाब को देखकर सारी बात समझ जाता है। राशि, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या लौटा दिया है। तुम जो चाहो मांग सकती हो। इस गुलाब से आप स्वस्थ हो गए, इससे अच्छी बात हम प्रजा के लिए क्या हो सकती है। घर पर मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे आज्ञा दे। राजा उस गुलाब को जैसे ही छूता है तो वो एक राजकुमार में बदल जाता है। राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और वो राशि को रोक लेता है। तुम नहीं जानती बेटा कि तुमने मुझे आज क्या दिया है। ये गुलाब का फूल मेरी औलाद है। मैं समझी नहीं महाराज, एक गुलाब का फूल आपकी औलाद कैसे हो सकती है? बात उस समय की है जब रानी बगीचे में टहल रही थी। तब एक तितली एक फूल पर आकर बैठी। रानी ने उसको पकड़ने की कोशिश की,
जिसकी वजह से उसके पंख टूट गए और वो एक परी में परिवर्तित हो गई। परी ने रानी को श्राप दिया कि जो तेरा बेटा होगा वो एक गुलाब में परिवर्तित हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। वो पैदा होते ही गुलाब के फूल में परिवर्तित हो गया। मैं जब उस गुलाब को लेकर जंगल में गया तब वही परी मुझे उस जंगल में मिली। मैंने उससे क्षमा याचना की और अपने बेटे को वापस मांगा। तब उस परी ने मुझे बताया कि आज से 20 वर्ष बाद जब तुम बीमार होगे और तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, तब उसी गुलाब की वजह से तुम जीवित होगे और तुम्हारे स्पर्श से ये बेटा तुमको मिल जाएगा। राशि, तुमने मेरी बहुत मदद की है, नहीं तो वो भालू मुझे खा जाता। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। राजा भी इस बात से सहमत हो जाता है और राहुल को बुलाकर राशि और राजकुमार की शादी करा देता है। राशि और राजकुमार खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करते हैं और अपने बाग में बहुत सारे गुलाब के फूल लगाते हैं, जिसकी वो बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। एक गांव में एक बड़े परिवार में श्रेया नाम की एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी गहना के साथ रहती थी। श्रेया के पति का देहांत हो चुका था। उनका पुश्तैनी लकड़ी के सामान बनाने का कारोबार भी बंद हो गया था। श्रेया ने गांव में छोटे मोटे काम करके अपनी बेटी गहना को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। गहना ने बड़े होने पर शहर में जाकर अपने लिए एक ऑफिस की नौकरी ढूंढ ली। माँ, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, घर पर आराम किया करो। मैं कमा रही हूँ, हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। बेटी, मैं तुम्हारी कमाई नहीं खाऊंगी, तुम अपने पैसे बचाओ। अभी तक मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत है, मैं घर का खर्चा संभाल लूंगी। माँ, क्या बेटी घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? आप ही कहती हो, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। आपने कई साल तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और कमाने के लायक बनाया। अब मुझे भी अपनी जिम्मेदारी उठाने दो। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं, अब मेरी बारी है, सब कुछ करने की तैयारी है। श्रेया ने बेटी की भावना का सम्मान करते हुए उससे मौन स्वीकृति दे दी। गहना ऑफिस का काम करने लगी और घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लगी। वो कभी कभी ओवरटाइम भी कर लेती थी। गहना जब ऑफिस चली जाती तब श्रेया आसपास के घर का छोटा मोटा काम कर देती थी, लेकिन इस बारे में बेटी को भी कभी नहीं बताती थी। गहना की दोस्ती ऑफिस के एक लड़के आलोक से हो गई। वो उसके साथ गुलछड़े उड़ाने लगी। अपने कपड़ों, रेस्टोरेंट्स और फिल्म देखने पर पैसे खर्च करने लगी। उसकी माँ श्रेया को भी शक होने लगा। बेटी, आजकल तो बहुत बदल गई है, अनाप शनाप खर्च भी कर रही है। कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, कुछ बताती भी नहीं हो। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अच्छा बुरा समझती हूँ, मुझे टोकना बंद करो। घर के खर्चे में कोई कमी हो रही है तो बताओ। तुम्हारा जमाना बीत गया, अब हमारा जमाना आ गया है। श्रेया को गहना से इस तरह की बात की अपेक्षा नहीं थी। उसे बड़ा दुख हुआ। हाँ बेटी, मैं भूल गई थी कि तू अब बड़ी हो गई है, मुझसे ज्यादा जानती है। मैं पुरानी जमाने की हूँ, मेरी जानकारी भी पुरानी है। इतना कहकर श्रेया
उसे कहीं भी गहना नजर नहीं आई। वो थक हार कर घर लौट आई। रात्रि में बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वो अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रही। सवेरे जैसे ही उसकी आंखों में नींद आई, उसने एक सपना देखा। सपने में देवी माँ ने उससे बातचीत की। श्रेया बेटी, तुम्हारे घर की कोठे पर एक बेड रखी हुई है। वो सोने और चांदी की बनी हुई है। उसके अंदर जादुई चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वो तुम्हारी सारी दुखों का अंत कर देगी और तुम्हारे मन चाहे काम बनाएगी। तुम उसका लाभ उठाओ। सपना देखकर श्रेया चौंक गई। वो उठकर सीधे कोठे पर गई और उसने बेड को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ सोने और चांदी के रंग से चमक रहा था। श्रेया ने उसे छुआ और अपनी बिटिया गहना को पाने की ख्वाहिश की। इसके बाद चमत्कार हुआ और गहना उसके सामने रोती हुई हाजिर हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर शक किया और एक धोखेबाज पर विश्वास किया। मुझे उसका फल भी मिल गया। मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। मेरी जिस माँ ने पाई पाई जोड़कर मेरे लिए इतना कर्ज लिया, मेरे विवाह के लिए धन इकट्ठा किया, मैंने उस पर ही शक करने का बड़ा पाप किया। मैंने रुपए चुराने का भी पाप किया। आप लोग चिंता मत करिए। श्रेया, तुम बहुत नेक दिल हो। तुम जो भी चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। गहना बिटिया की धूमधाम से शादी करो। जादुई बेड के चारों पाइयों से सोने के सिक्के गिरने लगे। श्रेया ने उन्हें एकत्र करके रख लिया। देवी माँ और जादुई बेड के कृपा से एक बहुत योग्य लड़का मिल गया, जिसके साथ गहना का विवाह संपन्न हुआ। उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। किशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ राधा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। राधा को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उसे जब भी खाली समय मिलता था, वह अपने बगीचे में चली जाती थी और वहाँ के सभी पेड़ पौधों को खाद पानी दिया करती थी। उसे पेड़ पौधों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। राधा को हर किस्म के पेड़ पौधे पसंद हैं, सिर्फ एक नींबू के पेड़ को छोड़कर, क्योंकि राधा नींबू के पेड़ के पास नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसमें बहुत कांटे लगे रहते थे। राधा बचपन में कई बार नींबू के पेड़ के पास गई थी, लेकिन हर बार उसे पेड़ के कांटे चुभ जाते थे। इसीलिए वह अब कभी भी नींबू के पेड़ के पास नहीं जाती और न ही उसके आसपास सफाई करती। उसे कांटे लग जाने का डर लगा रहता था। राधा के परिवार के पास आम लोगों जैसी जिंदगी व्यतीत करने लायक पैसे नहीं थे। उन्हें अपने गुजर बसर के लिए हर रोज कुछ नया काम करना पड़ता था। राधा के पिताजी के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। एक दिन राधा अपने बगीचे के पेड़ पौधों को पानी देने के लिए घर के बाहर निकली और नए नए पेड़ पौधों को ढूंढने में लग गई। तभी उसे दूर खड़े एक ऋषि दिखे। वह परेशान लग रहे थे। राधा उनके पास आई। ऋषि, आप कुछ परेशान से लगते हैं। कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको वहाँ भोजन करवा देती हूँ। ऋषि और राधा घर पहुँचते हैं। घर पहुँचकर राधा अपनी माँ से ऋषि को खाना परोसने के लिए कहती है। माँ, बाहर एक ऋषि आए हैं, उन्हें खाने को कुछ दे दो। क्या बेटा, तू सच कह रही है? हाँ माँ, मैं खुद उन्हें लेकर आई हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, क्या खिलाऊं? राधा यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। माँ, अब मैं उन्हें क्या बोलूं? राधा डरती हुई ऋषि के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? नहीं नहीं ऋषि जी, मेरे पिताजी अभी घर से बाहर खाने के लिए कुछ लाने गए हैं। बस वे थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप तब तक थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ऐसा कहने के बाद राधा अपने बगीचे में जाती है और वहाँ से जितनी सब्जियाँ दिखती हैं उन्हें तोड़ लाती है और तुरंत माँ को देने जाती है। तभी अचानक उसकी नजर नींबू के पेड़ पर पड़ती है। हो सकता है कि ऋषि को नींबू पसंद हो। राधा नींबू के पेड़ के पास जाती है और नींबू तोड़ने की कोशिश करती है। नींबू तोड़ने की कोशिश में उसके हाथों में और पैरों में नींबू के कांटे चुभ जाते हैं, मगर राधा इस बात पर ध्यान नहीं देती और जल्दी से घर आती है। अपनी माँ को सारी सब्जियाँ और नींबू देती है। माँ, इन सबको मिलाकर एक सब्जी तैयार कर दो। राधा की माँ सब्जी में नींबू डालना भूल जाती है। माँ, नींबू तो इसी तरह कटा पड़ा रह गया, आपने इसे नहीं डाला सब्जी में? अरे बेटा, ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने ऋषि के लिए खाना परोस दिया है, तुम उन्हें देकर आओ। राधा वह कटे हुए नींबू ऋषि की थाली में एक और रख देती है।
ऋषि को अपने भोजन में नींबू होना पसंद आता है। वह भोजन में नींबू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, अरे इन्हें कैसे पता कि मुझे खाने पर नींबू निचोड़ कर खाना बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद ऋषि बहुत तृप्त और खुश हो जाते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारे घर का भोजन खाकर बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक पौधा देता हूँ। ये पौधा भविष्य में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। राधा ऋषि के द्वारा मिले हुए पौधों को अपने बगीचे में लगा देती है और अगले दिन जैसे ही उठती है उसने देखा कि पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन वह काफी बड़ा हो चुका था और फिर अगले सप्ताह वह एक विशाल पेड़ का रूप ले चुका था। राधा उस पेड़ को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उस पेड़ में नींबू फल रहे थे। अरे यह कैसा नींबू का पेड़ है जिसमें एक भी कांटा नहीं है, मानो जैसे कोई जादुई नींबू का पेड़ है। अगली सुबह जब राधा उठती है और बगीचे में जाती है तो वह देखती है कि पेड़ के चारों तरफ नींबू फले हैं। राधा सारे नींबू तोड़ लेती है और एक टोकरी में भरकर उसे बेचने चली जाती है। बाजार में जाते ही बाजार में खड़े सभी लोग उनके नींबू की तरफ देखने लगते हैं, मानो जैसे सभी लोग उस नींबू के प्रति आकर्षित हों। तुरंत सभी के सभी उस नींबू को खरीदने आते हैं और कुछ ही देर में सारे नींबू बिक जाते हैं, वह भी काफी अच्छे दाम में। राधा बहुत खुश हो जाती है। सारे नींबू बेचकर वह अपने घर वापस आती है। फिर अगली सुबह राधा उठती है तो देखती है कि वापस से पेड़ में बहुत सारे नींबू फले हैं। राधा बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है। एक ही रात में इतने सारे नींबू कैसे फल गए? वह फिर से सारे नींबू तोड़ लेती है और टोकरी में भरकर बाजार में जाती है उसे बेचने के लिए। फिर कल की तरह उसके सारे नींबू तुरंत बिक जाते हैं और वह घर आ जाती है। वह सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ भी यह सुनकर हैरान रह जाती है। बेटा, तब तो जरूर नींबू में कोई बात है। राधा भी यही सोचती है और ऐसा सोचते सोचते राधा फिर बगीचे में जाती है, अपने सभी पेड़ों में पानी डालती है। जब वह नींबू के पेड़ के पास पानी डालती है तब नींबू के पेड़ में से आवाज आती है, राधा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हें नींबू तोड़ते वक्त कांटे नहीं चुभते। जी आप कौन बोल रहे हैं? बेटा, मैं वही ऋषि बोल रहा हूँ जिसे तुमने भोजन करवाया था और मैंने तुम्हें एक पौधा दिया था। अच्छा, तो यह आपकी कृपा है। धन्यवाद ऋषि जी। बेटा, इस पेड़ पर उगने वाले सभी नींबू जादुई नींबू है। जब भी तुम इन्हें तोड़कर जाओगे ये सभी वापस से रात में उग जाएंगे और इनका सुंदर रूप सबको अपने ओर खींचेगा। जी मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मैं यह आपसे कैसे ले सकती हूँ? यह तो आपका है ना? बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे स्वीकार करो। तुमने मुझे मेरे भोजन में सबसे प्रिय चीज नींबू रख कर दी थी, वो भी बिना अपनी परवाह किए। इतने सालों में तुम जिस नींबू के पेड़ को उसके कांटों के डर से छू नहीं सकती थी, तुमने मुझे भोजन कराने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। उन पेड़ों में से नींबू को तोड़ते वक्त अपने हाथों और पैरों में कांटे चुभने के बाद भी तुम वो लेकर आई। इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा पेड़ देकर गया हूँ जो बिना कांटों का है और इसमें उगने वाले सारे नींबू जादुई नींबू है। यह सब जानने के बाद राधा बहुत खुश हो जाती है और सारी बातें अपनी माँ को बताती है। सभी लोग वह बात जानने के बाद अत्यंत खुश होते हैं और अब राधा का परिवार भी आम परिवारों की तरह हंसी खुशी रहने लगता है और अब उसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती।